हेलो, वेलकम टू इंसेप्शन क्लासेस। आज से हम अपना नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ध्यान देंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। और साइंस और टेक्नोलॉजी में जो पहला हमारा विषय है वो है अंतरिक्ष विज्ञान या स्पेस टेक्नोलॉजी। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पेस टेक्नोलॉजी, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि अंतरिक्ष या स्पेस होता क्या है। तो चलिए जानते हैं हम कि स्पेस क्या होता है। तो देखिए, हम सभी जानते हैं हमारी जो पृथ्वी है वो चारों तरफ से वायुमंडल से घिरी हुई है, वायु का घेरा है, बहुत सारी गैसेस हैं और बहुत सारी परतें हैं। आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, है ना, मतलब समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, वहामंडल, इस तरीके से पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है। तो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जो त्रिविमीय अंतहीन स्थान होता है उसे हम स्पेस या अंतरिक्ष कहते हैं। और इस अंतरिक्ष में बहुत सारे खगोलीय पिंड, धूमकेतु, खगोलीय धूल और विस्तृत निर्वात उपस्थित होता है। ये तो हमारी भाषा में एक स्पेस या अंतरिक्ष की परिभाषा हुई कि वायुमंडल के बाहर एक त्रिविमीय अंतहीन स्थान को हमने अंतरिक्ष नाम दिया। लेकिन जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनकी भाषा में, उनकी लैंग्वेज में क्या डेफिनेशन है अंतरिक्ष की, तो उनके अनुसार हमारे जो वायुमंडल है उसमें एक हमने काल्पनिक रेखा खींची है। उस काल्पनिक रेखा को हम कार्बन लाइन कहते हैं। आप देख पा रहे हैं। तो पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर, मतलब वायुमंडल में 100 किलोमीटर ऊपर हमने एक काल्पनिक लाइन बनाई है जिसे हम कार्बन लाइन कहते हैं। और कार्बन लाइन के ऊपर का क्षेत्र जो होता है वो स्पेस या अंतरिक्ष कहलाता है। और वो क्षेत्र किसी भी देश के अंदर नहीं आता, मतलब किसी भी देश का प्रभुत्व नहीं है। जैसे आपने भूगोल में, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि हमारे जो देश, जो हमारा समुद्र होता है, तो समुद्र में भी तो किसी एक देश की एक बाउंड्री होती है जिसे हम नॉटिकल माइल में रिप्रेजेंट करते हैं, नॉटिकल माइल में बताते हैं। वैसे ही यहाँ पे 100 किलोमीटर तक का क्षेत्र किसी भी देश के अंतर्गत आता है, लेकिन 100 किलोमीटर के ऊपर ओपन स्पेस होता है, किसी भी देश का प्रभुत्व नहीं होता। उस काल्पनिक लाइन को हम कार्बन लाइन कहते हैं। ये एस्ट्रोनॉट के हिसाब से डेफिनेशन है। जबकि नासा के अनुसार, सभी लोगों ने नासा का नाम जरूर सुना होगा, नासा के अनुसार 80 किलोमीटर को उसने कार्बन लाइन से डिफाइन किया है और उसके ऊपर ओपन स्पेस स्थित होता है। तो ये होता है एक डेफिनेशन, एक परिभाषा स्पेस के लिए। तो आगे हैं कि इस स्पेस का उपयोग करने के लिए एक संधि हुई, एक ट्रिटी हुई जिसे आउटर स्पेस ट्रिटी कहते हैं, जो कि 1967 में हुई। अब जानते हैं कि संधि के क्या क्या प्रावधान थे, क्योंकि अंतरिक्ष बहुत बड़ा है और उस पर किसी एक देश का प्रभुत्व नहीं है, सभी देशों का उस पर अधिकार है। सभी देश उसमें शांतिपूर्ण तरीके से अपने कार्यक्रम कर सकते हैं, अपने सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। तो अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक ट्रिटी हुई 1967 में, जिसे आउटर स्पेस ट्रिटी कहा जाता है। इसके अंतर्गत अंतरिक्ष में शोध करने का अधिकार, रिसर्च करने का अधिकार सभी देशों का होता है, किसी एक देश का प्रभुत्व नहीं होगा। अंतरिक्ष में जो भी काम किए जाएंगे वो मानव कल्याण के लिए होंगे। जो भी R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा वो मानव कल्याण के लिए होगा। अंतरिक्ष में कोई भी ऐसा डिवाइस या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट या मिसाइल हम लॉन्च नहीं करेंगे जिससे मानव संहार या नरसंहार होने की संभावना हो। कोई भी देश अंतरिक्ष में किसी भी खगोलीय पिंड पर अपना अधिकार नहीं जमाएगा, चाहे वो चंद्रमा ही क्यों ना हो। चंद्रमा पे कोई भी देश मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं करेगा, मिलिट्री बेस नहीं बनाएगा, कोई नाभिकीय हथियारों को अंतरिक्ष में नहीं रखा जाएगा, नहीं छुपाया जाएगा। मतलब ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा जो अशांति उत्पन्न करे और मानव कल्याण में ना हो। साथ ही साथ अगर कोई भी, किसी भी देश का अंतरिक्ष यात्री अगर स्पेस में फंस गया है तो सभी देश तत्पर रहेंगे उन अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता करने के लिए। तो अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता करने के लिए बात की गई आउटर स्पेस ट्रिटी में। साथ ही साथ कोई भी देश अंतरिक्ष में कचरा नहीं फैलाएगा, अंतरिक्ष में प्रदूषण नहीं करेगा। अगर कोई देश ऐसा करता है तो जिम्मेदारी केवल और केवल उसी देश की होगी। तो आप कह सकते हो इस तरीके से शांतिपूर्ण उपयोग, स्पेस का सही तरीके से उपयोग करने के लिए ट्रिटी हुई, एक संधि हुई जिसे हमने आउटर स्पेस ट्रिटी कहा, जो कि 1967 में हुई।
तो यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा आपको कि अंतरिक्ष क्या होता है। एक निर्वात है जहाँ पे बहुत सारे खगोलीय पिंड हैं। अंतरिक्ष में किसी का अधिकार नहीं है, सभी देश उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि मानव कल्याण में ना हो। मतलब कोई भी वहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं होगी, कोई भी मिलिट्री बेस नहीं होगा, नाभिकीय हथियार वहाँ पे नहीं रखे जाएंगे, इत्यादि बातें यहाँ पर आउटर स्पेस ट्रीटी में कही गई हैं। तो अब हम जानते हैं कि भारत का क्या इतिहास रहा है स्पेस में, अंतरिक्ष में भारत का क्या इतिहास रहा है, भारत ने कौन से कार्यक्रम किए हैं और कौन कौन से कार्यक्रम भारत करने जा रहा है। तो हम जानते हैं भारत के इतिहास के बारे में कि किस तरीके से अंतरिक्ष कार्यक्रम में भारत का इतिहास रहा है। तो हालांकि कभी भी भारत का ध्यान अंतरिक्ष की तरफ नहीं था, इसलिए भारत में कोई अंतरिक्ष विभाग नहीं था। तो परमाणु विभाग के अंतर्गत ही इस कार्यक्रम को चलाने के बारे में सोचा गया। तो 1950 में परमाणु विभाग के अंतर्गत अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अब जब अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हो रही तो आप जरा सोचिए कि एक अगर हमें सैटेलाइट बनाना है या एक उपग्रह हमें बनाना है तो हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले चीज हमें चाहिए साइंटिस्ट जो उस पर कार्य कर सके। तो क्यों ना एक कॉन्फ्रेंस की जाए, एक कमेटी बनाई जाए जिसमें देश भर के पूरे भारत के साइंटिस्ट को जिनको अंतरिक्ष के क्षेत्र में रुचि है उन्हें बुलाया जाए, उनसे वार्तालाप की जाए, चर्चा की जाए और एक अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत सही तरीके से की जाए। इसलिए 1962 में एक कार्यक्रम, एक कमेटी बनाई गई, INCOSPAR, मतलब इंडिया नेशनल काउंसिल कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च, इसका फुल फॉर्म है। एक कमेटी बनाई गई जिसके अंतर्गत देश के सभी साइंटिस्ट को बुलाया गया, वैज्ञानिकों को बुलाया गया और एक रूपरेखा तैयार की गई कि किस तरीके से हमें अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम चलाना है। ठीक है, साइंटिस्ट आ गए। अब सैटेलाइट अगर आपको बनानी है तो आपको एक स्पेस चाहिए। साइंटिस्ट लोगों ने कहा अगर हमें सैटेलाइट बनानी है तो एक जगह चाहिए जहां पर एक कार्यक्रम हम कर सकें। तो क्यों ना एक हम ऐसी जगह बनाए। इसलिए 1969 में हमने बनाया बेंगलोर में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो 1969 में। ये जरूर याद रखना कि इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी और इसका हेड ऑफिस जो है वो बेंगलोर में है। तो हमारे पास साइंटिस्ट आ गए हैं और हमारे पास जगह आ गई है। तो क्या आप सोचिए कि साइंटिस्ट और जगह पर्याप्त है एक सैटेलाइट को बनाने के लिए? पैसा भी तो लगता है, वित्तीय सहायता भी तो लगती है। तो क्यों ना एक ऐसे विभाग का गठन किया जाए जो हमें गवर्नमेंट से फंडिंग करा सके, वित्तीय सहायता दे सके, तभी तो हम सैटेलाइट बनाएंगे। तो 1972 में अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया। इस अंतरिक्ष विभाग का एक ही कार्य था, जो भी इसरो के अंदर कार्यक्रम, अंतरिक्ष कार्यक्रम जो चल रहे हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। और ये विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया 1972 में। तो देखिए 1962 में हमारे पास साइंटिस्ट इकट्ठे हो गए हैं, रूपरेखा बन गई है। 1969 में इसरो मतलब जगह मिल चुकी है और 1972 में हमें वित्तीय सहायता भी मिल गई। मतलब तीनों चीजें हमारे पास हो गई हैं, साइंटिस्ट भी, जगह भी और पैसा भी। अब बस काम करने की देर है। तो चलो सभी साइंटिस्ट ने काम करना शुरू किया और 1975 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सन है, आपको याद रखना है 1975 में। तो 1975 में भारत ने अपना पहला प्रायोगिक सैटेलाइट, प्रायोगिक उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया। अब देखिए लॉन्च करते हैं जब हम सैटेलाइट, तक लॉन्चिंग पैड की ज़रूरत होती है जहाँ से सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया जाता है। हमारे पास उस समय इस तरीके की सुविधा अवेलेबल नहीं थी, उपलब्ध नहीं थी। तो फ्रेंच गयाना से हमने आर्यभट्ट को लॉन्च किया। तो भारत का पहला प्रायोगिक, समझिए वर्ड सुनिएगा, प्रायोगिक सैटेलाइट जो है, उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट है। 1975 में फ्रेंच गयाना से हमने इसे लॉन्च किया। ठीक है, ये तो प्रायोगिक हो गया, प्रैक्टिकल दृष्टि से हमने किया। लेकिन उपयोग की दृष्टि से देखते हैं। तो उपयोग की दृष्टि से हमने अपना पहला सैटेलाइट 1982 में लॉन्च किया जिसका नाम था इनसैट 1A। इनसैट का मतलब होता है इंडियन सैटेलाइट और 1A 1B सीरीज होती है, श्रृंखला होती है। ठीक है, तो इनसैट 1B हमारा पहला उपयोग करने के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया गया, लेकिन जिसमें हम असफल रहे।
परंतु भारत ने हार नहीं मानी और अगले ही साल 1983 में इनसैट 1B को लॉन्च किया। तो भारत का पहला उपयोग किया जाने वाला सैटेलाइट जो है वो इनसैट 1B है, जिसे 1983 में लॉन्च किया। ठीक है, अगर हम सैटेलाइट की बात करें तो दो प्रकार के सैटेलाइट या दो प्रकार के उपग्रह जनरली हम लॉन्च करते हैं या जिनका उपयोग हम करते हैं। एक उपग्रह वो होते हैं जो संचार के लिए उपयोगी होते हैं, मोबाइल फोन पे बात करनी है, टीवी देखनी है, तो जो संचार के लिए उपग्रह यूज होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। और दूसरे उपग्रह वो होते हैं जिनका काम केवल और केवल फोटो खींचना होता है। कितने एरिया में धान लगी है, कितने एरिया में गेहूं लगा है, कहाँ पर बाढ़ आई है, कहाँ पे सूखा पड़ा है, इन सब के पिक्चर्स खींचना। इन सब के पिक्चर खींचने के लिए हम एक सैटेलाइट लॉन्च करते हैं जिन्हें सुदूर संवेदी सैटेलाइट कहते हैं। तो हमने अपना पहला जो सुदूर संवेदी सैटेलाइट था 1988 में लॉन्च किया, जिसका काम था केवल और केवल फोटो खींचना। तो एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दूं, 1950 में परमाणु विभाग के अंतर्गत अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 1962 में एक कमेटी बनी जिसमें देश भर के साइंटिस्ट आए, उन्होंने अंतरिक्ष कार्यक्रम पर चर्चा की, एक रूपरेखा बनाई। 1969 में इसरो की स्थापना हुई और 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई, जिसका काम था उस इसरो को वित्तीय सहायता प्रदान करना। फिर हमने 1975 में आर्यभट्ट को लॉन्च किया, जो कि हमारा पहला प्रायोगिक सैटेलाइट था, हमने फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया। इसके बाद 1983 में हमने अपना पहला संचार उपग्रह लॉन्च किया, जो कि हमने उपयोग किया। इसके बाद 1988 में हमने सुदूर संवेदी सैटेलाइट को लॉन्च किया। अभी तक तो ये सैटेलाइट की बात हो रही है। अब सैटेलाइट को जब लॉन्च करते हैं तो एक लॉन्चिंग व्हीकल की, प्रक्षेपण यान की भी तो जरूरत होती है। तो देखते हैं भारत प्रयान बनाता है। तो 1993 में भारत ने अपना पहला प्रक्षेपण यान बनाया, PSLV। आपने सुना होगा ये सब, PSLV, GSLV, RSLV, इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे के लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि PSLV, GSLV में क्या अंतर है, कौन से ईंधन उपयोग होते हैं, कितने kg तक के सैटेलाइट को उठाकर ये ले जा सकते हैं, ये सब डिस्कस हम आगे की क्लास में करेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये बता दूं कि 1993 में पहला हमने लॉन्चिंग व्हीकल बनाया जिसका नाम था PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो है वो PSLV का नाम है। लेकिन PSLV जो है ये ज्यादा भार के सैटेलाइट को उठाकर ऊपर तक नहीं ले जा सकता। अगर हमें हैवी सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो हमें एक ऐसा प्रक्षेपण यान चाहिए, इसलिए 2001 में हमने बनाया GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, GSLV हमने बनाया। तो हमने PSLV और GSLV दो प्रकार के प्रक्षेपण यान बनाए जिनकी सहायता से हम सैटेलाइट को उनकी कक्षाओं तक छोड़कर आ सकते हैं। ठीक है, अब इसी के आगे क्रम में अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2008 में भारत ने अपने वायुमंडल, अपने स्पेस के बाहर किसी दूसरे खगोलीय पिंड पे अपना सैटेलाइट भेजा जिसका नाम था चंद्रयान 1। ये भारत का पहला मिशन है जो किसी दूसरे खगोलीय पिंड पे मतलब चंद्रमा पे गया है। ठीक है, तो चंद्रयान 1 जो कि हमने PSLV की सहायता से भेजा था। चंद्रयान 1 के बारे में हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे कि कौन सा फ्यूल यूज हुआ, कैसा सैटेलाइट भेजा गया, क्या उसका उद्देश्य था, वो कितना सक्सेसफुल रहा, ये सब डिस्कशन हम आगे की क्लास में करेंगे। अगला जो है वो 5 नवंबर 2013 की बात है, हमने मंगलयान भेजा। इस पे मूवी भी बनी है, मॉम मिशन मंगल के नाम से, मॉम मंगलयान 1 मिशन भेजा। ये किसी दूसरे ग्रह पे भेजा गया हमारा पहला मिशन था और एक ही बार में मंगलयान पे पहुंचने वाले हम पहले देश भी थे। मंगलयान भेजने के बाद हमने 5 जून 2017 में लॉन्च किया GSLV Mark 3। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा लॉन्चिंग व्हीकल है क्योंकि इसी लॉन्चिंग व्हीकल से हमने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया। मैं आगे की क्लास में आपको बताऊंगी GSLV Mark 1, Mark 2 और Mark 3 के बारे में। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे इनमें कौन सा फ्यूल यूज होता है और हम ये भी जानेंगे कि क्रायोजेनिक इंजन क्या होते हैं, क्योंकि इसमें जो इंजन यूज किए गए हैं वो क्रायोजेनिक इंजन हैं। क्लियर। और अभी हाल ही के दिनों की बात है, 22 जुलाई 2019 को हमने
क्या भेजा? चंद्रयान 2 भेजा। चंद्रयान 2 जो है वो GSLV Mark 3 की सहायता से भेजा गया। ये हमने कहाँ पर भेजा था? दक्षिणी ध्रुव पे भेजा था चंद्रमा के। और सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए हमने इसमें रोवर भी लगाया था, विक्रम और प्रज्ञान। इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन आगे की क्लास में करेंगे। और इस साल मतलब 2020 में भारत का उद्देश्य है अगला सैटेलाइट भेजने का, जिसका नाम है आदित्य L1। आदित्य L1 जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूमेगा और सूर्य का अध्ययन करेगा। सूर्य की स्टडी करने के लिए हम आदित्य L1 भेजेंगे। साथ ही साथ 2022 तक हम गगनयान भेजेंगे, जो कि हमारा एक मानव मिशन होगा, जिसमें मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाया जाएगा। तो इस तरीके से ये भारत के अपकमिंग मिशन रहेंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से 1950 से 2020 तक की भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की यात्रा रही है। तो आगे की क्लास में हम जानेंगे कि कौन कौन से ऑर्बिट्स होते हैं, कक्षाएं होती हैं, और किस तरीके से इन कक्षाओं में हम सैटेलाइट को भेजते हैं और किस तरीके के प्रक्षेपण यान और ईंधन का प्रयोग हम करेंगे। तो आई होप आप इतनी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू।